बाजार बोलता है, इसमें एफआईएस का डेटा पढ़ते हैं और एक बार जानते हैं कि मार्केट में किस तरह के इंडिकेशन चल रहे हैं। ग्लोबल इंडिसेस का भी हाल देखेंगे। एक बार देख लेते हैं एफआईएस की क्या पोजीशन रही थर्सडे के मार्केट में। तो एफआईएस ने केवल 793 करोड़ का माल सेल किया है और डीआईज ने 1724 करोड़ रुपए का माल प्लस किया है। तो ये एक अच्छा संकेत की तरफ शायद जाए। अगर आने वाले समय में एफआईएस की जो सेलिंग है ये रुक जाए तो डीआईज की जो बाइंग है मार्केट को सपोर्ट कर सकती है। भले ही उनकी एफआईएस की बाइंग लौटे या नहीं लौटे ये एक दूसरा बात होगी। लेकिन ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं कहाँ वहाँ पे क्या हाल देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली थी फ्राइडे के सेशन में। हमारा मार्केट बंद था फ्राइडे को, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स खुले थे तो वहाँ पर करीब 0.25% का उछाल देखने के लिए मिला। शंघाई हैंगसेंग में करीब 1.25% की तेज़ी है। निकाई और कोस्पी में भी करीब 1.25 से 1.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल संकेत आज काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक अच्छी शुरुआत इंडिया में भी देखने के लिए मिली है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स में जो काउंटर अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं उसमें एलगी इक्विपमेंट करीब 8%, प्रूडेंशियल प्रूडेंट करीब 7%, केईसी करीब 6%, टीडी पावर 6%, ईपीएल करीब 6%। तो ये कुछ काउंटर हैं जहां पर की अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उन काउंटर्स में देखें तो MTNL यहाँ पर एक तेज़ी दिखी थी पिछले वीक में और अब यहाँ पर 7% की गिरावट। FSL में करीब 6.5%, जिन सॉल्यूशन में करीब 5%, थर्मिक्स में करीब 4% और बैक्टर फूड में करीब 4%। तो ये कुछ काउंटर हैं जहाँ पर की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन काफ़ी कुछ खबरें हैं ग्लोबल मार्केट से जिसका कि इम्पैक्ट हमें पूरे वीक में देखने के लिए मिलेगा। इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट ये आ रहा है कि ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हो सकती है युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन के। और साथ ही अभी ये अपडेट आया है कि ये बातचीत कल ही हो सकती है, यानी कि 18 मार्च को ही हो सकती है। समीर सर, ये बताइए कि वैसे तो ये बातचीत तब से हो रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं एक दिन में युद्ध रुकवा दूंगा, मैं आते ही युद्ध रुकवा दूंगा। अब मार्केट ये डिस्काउंट कर चुका है, अभी कुछ डिस्काउंट करना बाकी है, और जो बाकी है अगर तो वो कहाँ पर बाकी है, कौन से शेयरों को असर डालेगा वो? तो जो यूएस का और यूक्रेन का वॉर है, अगर वो रुकवा सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर अनसर्टेनिटी थोड़ा निकल जाना। सो इट कुड हैव एन ओवरऑल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इक्विटी मार्केट सेंटिमेंट। बट मेरे हिसाब से उतना इजी नहीं रहने वाला है जितना डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि वो कर पाएंगे, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट पुतिन टू अग्री टू अ लॉट ऑफ हिज टर्म्स, क्योंकि पुतिन हैज अ पर्टिकुलर एजेंडा जो है कि Ukraine should not join NATO, or Ukraine is hell bent on joining. So I don't know if it's going to be that easy of a solution. So our personal expectation is yes, there could be a temporary ceasefire, but is it coming to the end of the war? Probably not. Uh, जो स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पॉजिटिव रह सकता है, आई थिंक अगर और रुकती है थोड़ी सी और देयर इज अ सीजफायर ऑफ सम सॉर्ट, देन ऑयल एंड क्रूड प्राइसेस विल कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी, क्योंकि वो रशियन ऑयल जो आएगा मार्केट में विल बी बेनिफिशियल बिकॉज टू टू द ऑयल प्राइसेस। बट इंडिया के लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है from the point of view that we've been buying Russian oil at lower prices. Will we continue to be able to buy that at lower prices needs to be seen. So companies like Reliance, yeah, any of these BPC or IOC who are buying Russian crude to refine and sell in the domestic market, वहां पे शायद थोड़ा negative impact हो सकता है. I will not say positive impact, but I will say negative impact if crude prices for Indian from Russia go up. So that needs to be seen. But like I said, it's not going to be right away. It's going to take time. So I would not be making any investment thesis or basis on the conversation that happens with them. ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरी खबर जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका वो बोलते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में जो हाल में गिरावट देखने के लिए मिली है उससे वो चिंतित नहीं है। उनको लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन है और ऐसी हेल्दी करेक्शंस चलती रहती हैं। सर, अमेरिकन मार्केट्स की गिरावट जो रही उसमें ख़ास तौर से आईटी या टेक शेयर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरे। इन्वीडिया और जो उनके फैंक 5 जो शेयर कहे जाते हैं और उन सभी में ज़्यादा तेज़ गिरावट देखने के लिए मिलती है, जिसके चलते हमने देखा कि इंडियन आईटी को भी पनिशमेंट मिला। क्या लगता है, अगर वही चिंतित नहीं है तो हम क्यों चिंतित हैं सर अपनी आईटी कंपनीज़ को लेकर?
So correction है, whether it's a healthy correction या whether it's going to continue and become a unhealthy correction needs to be seen. हम क्यों चिंतित है? हमारे आईटी कंपनीज पे हमने इनिशियल अपने डिस्कशन में भी कहा कि यूएस मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन का दिख रहा है. Government of the US is talking of cutting spending, which is going to lead to some sort of slowdown in consumption there. और अगर वो होते हैं, then the economy slows down there. It could lead to, जब US companies को cost saving करनी है, तो the easiest way for them to start cutting cost is first to cut their IT spends. अगर उनकी IT spends at 2.5-3% of their spends globally, अगर वो 20% से भी कम करते हैं, तो it helps them. And that 20% cut that comes is going to be negative. दूसरा, going forward projections जो है, we are assuming कि order flow will be relatively strong from the US market. But that need not be the case. अगर वो order flow strong नहीं रहता है, then Indian IT companies के growth numbers उतने अच्छे नहीं रहेंगे. And we are anyways growing in low single digit. अगर वो low single digit से almost very low single digit या zero तक भी आ गया या negative growth भी आ गया, then the question gets raised is why should Indian IT companies trade at 20 times or 25 times earnings? So that is why we are saying there's a slight bit of negative. देखिए, everyone has an opinion. जो US के लोग हैं बोल रहे हैं कि it is a healthy correction, there is no risk. वो तो उनको बोलना पड़ता भी है because at the end of the day they are in positions of power and they want to give stability to the market. But that need not be the case. तो जो भी सब लोग बोलते हैं should be taken with a pinch of salt. We have to assume that yes, जो policies Donald Trump के हो रहे हैं could have some slight negative impact on GDP in the US and that will affect spend. तो उस कारण से हम थोड़े से नेगेटिव बैठे हुए हैं. ठीक है. टैरिफ वॉर के चलते निवेशक जो हैं दुनिया भर के, वो चाइना में काफ़ी बड़ा निवेश कर रहे हैं और उसका सबूत मिलता है क्योंकि 2025 में अभी तक जो MSCI चाइना इंडेक्स है ये 20% जंप कर चुका है, यानी कि 20% का उछाल इस इंडेक्स में आ चुका है. वहीं S&P जो अमेरिका का इंडेक्स है S&P 500 वो 4% गिरा है. समीर सर, ये एक चाइना में जो पैसा जा रहा है, ये एक संकेत है कि भारतीय बाज़ार में भी सेलिंग इसी वजह से रही है, या दुनिया भर के बाज़ारों में जो एक सेलिंग पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिली और इंडिया का जो पिछले 6 महीने का ट्रेंड है, ये चाइना में ही पैसा गया है या ये FIs कहीं और ले जा रहे हैं पैसा? थोड़ा तो ऑफ कोर्स चाइना में गया हुआ है. चाइना वाज ट्रेडिंग एट 10 to 11 times फ्यूचर अर्निंग्स versus India trading at 23 times. So there was a big gap, right? We're talking 50% से ज्यादा valuation gap multiple था. वो थोड़ा सा narrow है because India has corrected by 20% on valuation multiple. You're trading closer to 18 times, 19 times, whereas China is now trading closer to about 13.5 times. तो valuation gap narrow हुआ. China was very attractive. अभी आपका जो direct question था, did all of it go to China? I don't think so. I think some of it was pure profit booking, which money went into the US economy क्योंकि वहाँ पे the 10-year GSEC was trading at about 4.7 जब ये selling हो रहा था. So you were getting 4.7% risk-free return. तो I think that was the call that people took कि अगर इंडिया में currency depreciation 3-4-5% तक होती है साल में और मेरे को यहाँ पे 4.7 risk-free मिलता है, in effect if I had to stay in India, I would need to make at least 9% risk-free या 14% with risk to ensure कि I was getting a good return on my capital at the end of the day जब मैं डॉलर में वापस आ जाऊँ. So at that valuation probably people thought कि वो possible नहीं था, इसलिए they were taking money off the table and some of that money went even back into the US debt markets or US equity markets or wherever. Not all of it went to China. But eventually ये money has to come back to India like we discussed earlier कि FI की buying कब start होगी. It will come back. It may take 3 months more maybe. We are not saying कि FIs are going to come back in a rush because they also want to see कि जो Donald Trump के policies India की तरफ रहते हैं वो कैसे रहते हैं. How will India change its stance? How will India be able to manage all of these export hurdles जो आएंगे. So they will come back, but जब clarity थोड़ी सी return होती है, because eventually India is the great growth story. हमारी demographics, हमारा growth opportunity, consumptions,
जो गवर्नमेंट ने दिए बूस्ट, these will all start playing out and they will come back to take advantage of the situation. So some of it has gone to China, which may not come back, but जो US में गया है, I think some of that will start coming back quite quickly after 2-3 months. जी सर, अगली खबर जो कि है ईरान से, क्योंकि ईरान के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उन पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं और उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड में एक जो गिरावट देखने के लिए मिल रही थी वो रुक गई है और मामूली बाउंस बैक भी देखने के लिए मिला। लेकिन वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बोला है कि 2025 में डिमांड से ज़्यादा तेल की सप्लाई रहेगी, यानी इंटरनेशनल मार्केट में तेल ज़्यादा फ्लो करेगा एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो सर, ये जो स्टेटमेंट है इसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए मार्केट को, या ईरान पर जो लग रहे सैंक्शन हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ईरान भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर ओवर सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड कहाँ जाएगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर कहाँ जाएंगे? जी, सो लेट्स जो आपका क्वेश्चन है, लेट्स टेक इट इनटू पर्सपेक्टिव. व्हाट इज द सप्लाई ऑफ ईरान का ऑयल टू द ग्लोबल मार्केट्स? आई थिंक इट्स नॉट एक्सीडिंग 2 to 3% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर वो कम रहता है और सैंक्शंस भी आते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैव दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन सप्लाई साइड. और जो स्टेटमेंट आपने कहा कि द सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज मोर, द सप्लाई कुड इंक्रीज मोर अगर रशिया कम्स बैक इनटू द ग्लोबल मार्केट्स फॉर सप्लाई. इफ यूएस इंक्रीजेस इट्स सप्लाई, क्योंकि Donald Trump की policies है, of course it's going to take time for the US to start doing more oil and gas production, क्योंकि they have to get the shale gas reserves found, the capabilities up. So it will take time, but yes, we are expecting कि अगर slowdown globally थोड़ी सी रहती है, which because of certain trade barriers या because of certain slowdowns that are happening in global markets, then demand उतना नहीं फिलहाल बढ़ेगा. So crude prices, हमारा expectation is will probably remain this range. I don't see crude going down significantly from here, because अगर crude घटने लगता है तो what you will see is OPEC will come out and start doing production cuts. और अगर वो करते हैं then that will kind of balance out the demand supply. I would not pay too much heed, जो आपका question है, I will not pay too much heed to the Iran sanctions at this point of time. I think there are more significant factors that need to be looked at. One is that OPEC does not want crude prices to fall from here, तो यहाँ से गिरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. But if Russia does come back after certain ceasefires, या अगर war ending happens in the next 2 months, that could slightly affect increased supply and could put crude prices down. और अगर crude prices थोड़े नीचे रहते हैं, so it's good for Indian companies. But अगर again I'm going to repeat जो मैंने पहले कहा, Indian companies are getting crude from Russia at a subsidized slightly lower price. Not subsidized, slightly lower price because of the sanctions जो है. अगर वो हट जाते हैं and crude prices even remain where they are, it could be that Indian companies may start buying crude at the market rate. और अगर वो होता है तो that is a slight bit of a negative for these refining companies जो उनकी profitability है. So we need to see how everything pans out. As a fundamental principle, barring Reliance Industries, we are in general not very हम लोग पोजीशन नहीं लेते हैं IOC, BP, HPCL में, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत restrictions रहते हैं and when government intervention रहते हैं, it does not allow profitability to increase significantly. So अगर if you want to take a play on the one of the counters in India जो refining करती है, तो Reliance probably है. But like I said, a lot of the positives on refining are already in the thing. Any cut in crude prices may not benefit significantly, but अगर Russian crude थोड़ा महंगा होने लगता है, it could affect negatively. But beyond that, I mean, like I said, I don't like to take calls in HPPP, IOC, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट का रेगुलेशन उतना पसंद नहीं देते कंपनीज में. सर, एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि कल से शुरू हो रहा है और परसों तक चलेगा, वो है फेड की मीटिंग. हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में या अमेरिका में खुद इसको नॉन इवेंट माना जा रहा है, एज कि यहाँ पर कुछ घोषणाएं ऐसी हो जाएंगी कि रेट कट हो जाएगा. लेकिन हाँ, जो फेड गवर्नर की हमेशा से
टोन होती है और जो उनकी कमेंट्री होती है, मार्केट उस पर ज़्यादा फोकस करता है, ख़ास तौर से इस सिनारियो में जहाँ पर कि उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि जब तक ये टैरिफ जो प्रॉब्लम है, टैरिफ वॉर वाली जो प्रॉब्लम है, जब तक ये स्टेबलाइज नहीं हो जाती, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा और इंटरेस्ट रेट हम कैसे कट करेंगे या बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मान लें कि ये जब तक पॉज वाली पॉलिसी चलेगी अमेरिका में, उससे कमोडिटीज़ के प्राइजेस या जो इंटरनेशनली लिंक्ड जो भी कंपनीज हैं ग्लोबल मार्केट में, उन पर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो आपने राइटली कहा कि शायद पॉलिसी यूएस में नॉन इवेंट रहेगी, बिकॉज लाइक यू सेड कि अगर इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ता है बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स, सेंट्रल बैंक का ड्यूटी का जॉब, प्राइमरी जॉब है कीप इन्फ्लेशन अंडर चेक. So there's no reason कि in the near term कि Fed will cut rates. Is it going to have a impact globally? I think कि market में expectation ही बन चुकी है कि we are not expecting any rate cut for the next 3 to 6 months. So them not cutting it is not going to affect any businesses in any particular way. We need to see कि जब ये tariffs आते हैं तो how much of the cost increase is passed on to end customer and how much is absorbed by the company, और उनके margins कैसे affect होते हैं, and if consumption starts falling क्योंकि सब pass on increase होता है, then the Fed may be forced to cut interest rates going forward. That will be a point maybe when you could see कि first reaction of course market का down रहेगा. So we feel के whatever happens, the first reaction, if growth slows down and Fed is forced to cut interest rates, will be a negative for the market. But longer term interest rates going down is good for the equity markets. So we are hoping that in the current year, interest rates in the US start moving down 50 basis points over a period of the year. अगर वो रहता है तो I think markets will be quite happy and be able to sustain along and probably bounce back. Is it going to have any impact on Indian stocks? So India maybe we hope that there will be some sort of interest rates cuts, और अगर वो होते it can further give an incentive to growth. क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो जब बजट अनाउंस हुआ था तो we said that there are two things that are going to come positive. First, जो of course direct government ने benefit दिया है end consumer को, which will start leading to 7,000 crores of additional money in the hands of consumers every month starting April. तो अगर EMIs भी कम होती है, अगर interest rates कम होते and people start refinancing their loans and bringing their EMIs down, that leads to further savings और वो भी consumption में जा सकती है. So we believe that the interest rate cut अगर रहती है, it's a very positive over a long term, which will drive further consumption. So which sector will I focus on? I think consumption story of India is एक सेक्टर जहां पे मेरा पॉजिटिव व्यू है. यस, सर्टेन FMCG कंपनीज वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ी सी रिच है, बट देयर आर मेनी डिस्क्रिशनरी स्पेंड कंपनीज. अगर आप फॉर एग्जांपल बाटा ले लीजिए या फिर आप QSR में कोई भी देख लीजिए, दिव्यानी इंटरनेशनल जहां वैल्यूएशंस करेक्शन हुए हैं. You see even Jubilant Food तो फिलहाल थोड़ा एक्सपेंसिव. Barbeque Nation has corrected significantly. अगर आप देखें तो ट्रेंड में काफी करेक्शन आया है. सो सम ऑफ दीज काउंटर्स अगेन ट्रेंड वैल्यूएशंस आर हाई, बट अगेन उनकी ऑपरेशनल लेवरेज बहुत स्ट्रांग है, तो वी बिलीव दैट विल लीड टू पॉजिटिव. बट नेट वी फील के वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड स्टोरी में काफी मोमेंटम आ सकता है. अगला सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक आम आदमी से भी जुड़ी होती है, वो गोल्ड के प्राइस. सेंसेक्स निफ्टी तो केवल स्टॉक मार्केट के लोग ही देखते हैं, लेकिन गोल्ड तो ऐसी एसेट क्लास है जिसको कि हमारे घर की लेडीज़ भी देखती हैं, माताएं बहनें सब देखती हैं. और गोल्ड की जो प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 पर औंस के पार पहुंच चुकी है ऑन ए क्लोजिंग बेसिस. तो रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड आ चुका है और माना यह जा रहा है कि दुनिया भर में टैरिफ वॉर के चलते सेफ एसेट के तौर पर गोल्ड को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में इस तरह की सस्टेन्ड बाइंग देखने के लिए मिली है. दूसरा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो धमकियां देते रहते हैं टैरिफ वॉर की, कि मैं यूरोप पर भी टैरिफ लगा दूंगा, उसके चलते भी पिछले हफ्ते थोड़ा सा जो गोल्ड की कीमतें हैं उसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दी. उन्होंने कहा है कि यूरोप की जो लिकर है उस पर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा. सर, पहले ये जो वॉर था ये मैक्सिको, कनाडा, चाइना से शुरू हुआ था, अब ये बाकी देशों पर भी आ रहा है, यूरोप पर भी आ रहा है. ऐसी जो अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी है,
ऐसे में गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं? आप भी मानते हैं कि ये सेफ एसेट है, और उससे जुड़े हुए कुछ काउंटर्स जो गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़े हुए काउंटर हैं उन पर क्या करें? तो विवेक, मैं कभी भी गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज I mean, it's a loss to me because gold prices have given phenomenal returns, and I am one of the people who probably not benefited from that क्योंकि मैंने gold में invest नहीं किया है. But I believe this is an asset that does not give us any payout in any which way. So I personally am not someone who invests in that. मेरा व्यू भी गोल्ड पे उतना नहीं है for me to give a call कि यहाँ से बढ़ सकता है. Will these tariff wars lead to further flight to safety और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे? So I don't want to take a call. but मैं एक चीज डेफिनेटली बोलूंगा, जब भी मोमेंटम कोई भी जगह आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी गोल्ड में बहुत ज्यादा मोमेंटम है, तब बाइंग वहां पे ऑलवेज बढ़ जाती है, बिकॉज पीपल ऑलवेज चेज व्हाट इज गोइंग अप मोमेंटम ट्रेड्स में. सो मेरे हिसाब से a lot of money has already gone into gold. It's possible कि यहाँ पे maybe there is some peaking out of gold prices क्योंकि at the end of the day it's an unproductive asset, it's a storage value बोलते हैं. It's not generating any income for anyone or doing anything for that. So my view on gold, I'm not someone who buys, I'm not bullish. I don't recommend gold as an investment, but yes, congratulations to whoever bought it क्योंकि आपने बहुत बहुत अच्छा किया. बिल्कुल सर, इक्विटी मार्केट वाले इक्विटी में इतने व्यस्त हो जाते हैं हम लोग कि गोल्ड को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एंड देन गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, नो डाउट. और बहुत ही जो खास तौर से 2022 के बाद जो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, आई रिमेंबर मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था 45 के लेवल पर, गोल्ड 20 जो होता है, और अभी वो 74 चल रहा है. सो अगर मैं 2022 से और 2025 तक के अभी तक के इक्विटी मार्केट के रिटर्न देखूं, और वो कुछ नहीं जानते, मतलब ऐसा नहीं कि वो फाइनेंशियली बहुत, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में बहुत स्ट्रांग है, वो उन्होंने सिंपल बोला कि गोल्ड मुझे लेना है और फिजिकल, मतलब फिजिकल लेना है या ये ऑनलाइन ले सकते हैं. तो हमने बताया कि उनको आप ऑनलाइन ले सकते हैं, एंड नाउ मैं उनको देख रहा था कि उनका रिटर्न जो आ रहा है वो ज़्यादातर इक्विटी मार्केट के प्लेयर से काफ़ी बेहतर आ रहा है. एग्जैक्टली सर, बिग हेड, मतलब बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भी गोल्ड लिया. लेकिन सर एक कमोडिटी और जो कि अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रही है वो है कॉपर. 5 मंथ्स के हाइस पर आ चुकी है, और माना ये जा रहा है कि इसका जो रीज़न है वो ये है कि चाइना लगातार अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रहा है, और थर्सडे को भी उन्होंने ये बोला कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलस दे रहे हैं, युआन को हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सर कैसे देख रहे हैं ये जो बेस मेटल के जो शेयर्स हैं, बेस मेटल के प्राइजेस हैं, खास तौर से कॉपर को लेकर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसी कंपनियों को लेकर? तो यस, कॉपर प्राइसेस में मूव आया हुआ है, बट लाइक आई सेड, अंटिल वी सी अ सिग्निफिकेंट रिकवरी हैपनिंग इन द चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट, जो फिलहाल अभी भी नहीं दिख रहा है. यस, चाइनीज मार्केट में रिकवरी आई है, but has the economy genuinely shown any significant sign of recovery? जो इन्वेंट्री रियल एस्टेट की थी, रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स थे, have they come to an end? I don't think वो उधर फिलहाल हुआ है. And copper is one of the products that gets used very extensively not more for industry but more for wiring and more for all of those things जो eventually homes में जाती है और ये सब में जाती है. So I don't see कि why copper prices should continue to move up significantly. मेरा व्यू एक काउंटर पे मैं जहाँ पे थोड़ा सा बेस मेटल में पॉजिटिव हूँ इज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का डिमांड जो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ यूसेज इन कार्स, बिकॉज ऑफ यूसेज इन वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, वहां पे एक डिमांड आ सकता है which could increase the total consumption. But barring that, I think steel, copper अभी भी मेरा भी उतना पॉजिटिव नहीं है, and I would not go out and buy हिंदुस्तान कॉपर. अगर मुझे कॉपर का भी प्लेयर लेना ही है, I can do it through Hindalco जहाँ एल्यूमिनियम भी है, which is the bigger chunk, but copper में they do earn the TCRC margin. Of course, you don't get the full benefit of copper price increase. आपको जो सिर्फ conversion मिलता है, but at least I'm playing more of an aluminum जहाँ पे मैं ज़्यादा bullish हूँ. So अगर लेना है कॉल तो yes, you could probably take वेदांता जहाँ valuations attractive है, but management risk always रहेंगे, and हिंडाल्को जहाँ TCRC margins आपको मिलते हैं. हिंदुस्तान कॉपर for the time being another one.
बिल्कुल। तो सर हिंदुस्तान कॉपर नहीं लेंगे, प्योर कॉपर प्ले नहीं लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड प्ले लेंगे जिसमें कि हिंडाल्को या वेदांता शामिल हो सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे 2 मिनट और लूँगा समीर सर, आई नो कि टाइम लिमिट इज़ ओवर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। भारत में विदेशी दूध आएगा, अब ये भी एक बात हो सकती है। वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 10 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हुई है, और ये बातचीत कल से ही शुरू हुई है। और 10 साल पहले भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हुई थी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, लेकिन उस समय न्यूजीलैंड ने ये कहा था कि हमें इंडिया का मार्केट ओपन कर चाहिए कि हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी के जो भी हम बनाते हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो इंडिया ने उस समय मना कर दिया था, जिसकी वजह से एफटीए पर बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इंडिया ये बातचीत कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम एक सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को लेकर। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अमेरिका भी लगातार इंडिया पर प्रेशर बना रहा है कि आप अपना डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलिए। तो अगर अमेरिका की एंट्री होगी तो न्यूजीलैंड से भी इंडिया शायद हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। वैसे अगर देखें तो भारत का न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड से मौजूदा जो डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट है हार्डली 1 मिलियन का भी नहीं है, आधे मिलियन डॉलर का है। और साथ ही अगर देखें तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर न्यूजीलैंड का जो एवरेज टैरिफ रेट है वो 2.3% है, जबकि इंडिया न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट पर करीब 17.8% टैरिफ लगाता है। तो ये टैरिफ इंडिया को कम करने होंगे। साथ ही अगर देखें तो डेयरी सेक्टर में दुनिया में पहले नंबर पर इंडिया आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का दुनिया के जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें 23% कंट्रीब्यूशन होता है, और भारत के जो 8 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स हैं वो दूध को भी अपना एक मेन बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि एक मेन बिजनेस भारतीय किसानों का दूध भी है। समीर सर, ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा अगर हम भारतीय डेयरी सेक्टर को ओपन अप कर देते हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो अगर इंडिया में आते हैं। और इसमें ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनेगा कि जो भारतीय किसान हैं 8 करोड़ किसान, उनकी तरफ से ये राजनीतिक माहौल तो गर्म नहीं हो जाएगा सर? और इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम ओपन कर देते हैं इंडियन डेयरी कंपनीज़ पर? विवेक, इंडिया में सब कुछ राजनीतिक बन जाता है, सो ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट बैंक फार्मर है, तो दे लाइक यू सेड a huge chunk of the milk comes from the farm industry. I mean farmers जो उनका second business line है, so it will obviously be taken up in politics and people will make noise on it. दो चीज, अगर इंडिया का फार्म से आई मीन मिल्क सेक्टर में इंपोर्ट ड्यूटीज कम होती है, इट विल हर्ट सम अमाउंट ऑफ प्राइसिंग पावर जो इंडियन कंपनीज के पास होती है, बिकॉज इंटरनेशनली जो भी आता है इज ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव, सो इंडियन प्रोडक्ट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड वहां पे कंजम्पशन ज्यादा रहता है। सो इट कुड प्रोबेबली लीड टू सम अमाउंट ऑफ प्राइस कट्स एंड मार्जिन प्रेशर फॉर इंडियन milk converters. Is it going to be a direct hit on farmers? Eventually तो trickle down effect तो होएगा ही, but net I think it's a positive, क्योंकि देखिए अगर हम बोले तो इंडिया चार्ज, what I want to discuss and what I think is very important, अगर if you give me 2 minutes, तो इंडिया में import duties काफी प्रोडक्ट्स पे इतनी हाई है कि we are paying much higher prices for all of these products than what globally should be paid अगर imports restrict नहीं रहते। For example, I'm just saying, I mean dairy में तो थोड़ा ही है, but you talk about automobiles, you talk about alcohol, you talk about all of these. तो क्या होता है कि Indian companies are being able to charge extra pricing than what they need to, because they know कि internationally जो product आता है वो इतना महंगा है कि हम भी कुछ भी price लगाएंगे तो भी हमारा माल बिकेगा। If import duties are brought down, it is a very good positive for India, क्योंकि inflation can start coming down. क्योंकि if pricing comes down, अगर international players come in at more attractive prices, Indian companies are forced to either sell at the same price and compete, या bring prices down. Or if they bring prices down, that definitely leads to inflation coming down, more money, more spending, more everything. तो मेरे हिसाब से I think India needs to aggressively look at bringing prices down. हमारी protectionism जो industry है, yes it's required for certain places, but अगर आप देखें तो many companies are paying their CEOs and owners salaries of 10 crores and 15 crores and then saying कि हमको protection करिए।
So I disagree with that point of view. I think it's important to protect the Indian consumer, and if certain amount of free trade agreements, import duties need to come down, and I think it will be a positive overall for consumption, not for maybe companies that are listed, but consumption को एक अच्छी सी benefit मिलेगी and end user will get a benefit. Can companies in that space listed में प्रभात डेयरी है, there are a couple other South Indian companies that are trading. Hudson So Agro है सर. Hats and Agro, they could probably take some amount of negative impact, but overall great for the Indian economy and great for consumption.